नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरल इतिहास में। आज हम आपको लेकर चलेंगे 18वीं सदी के दक्षिण भारत की राजनीति के गहन पन्नों में, जहां एक साधारण सैनिक से उभरकर मैसूर का शेर बना हैदर अली, एक ऐसा शासक जिसने अपनी बुद्धिमत्ता, रणनीति और अद्भुत सैन्य कौशल से ब्रिटिश, मराठा और निजाम तीनों शक्तियों को चुनौती दी। आज हम जानेंगे टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली का बचपन, उनका उदय, उनकी युद्ध नीति और वो सुधार जो उन्होंने मैसूर में किए। तो चलिए शुरू करते हैं हैदर अली के अद्भुत जीवन की कहानी, जहां राजनीति, युद्ध और साहस की दास्तान आपको रोमांचित कर देगी। सन 18वीं शताब्दी का दक्षिण भारत, एक ऐसा समय जब पूरे उपमहाद्वीप में सत्ता की बुनियादें हिल रही थीं। उत्तर में मुगल साम्राज्य लगभग ढह चुका था, मराठा शक्ति अपने चरम की ओर बढ़ रही थी, यूरोपीय ताकतें भारत में पांव जमा रही थीं और दक्षिण भारत, विशेषकर मैसूर, एक विशाल परिवर्तन के दरवाजे पर खड़ा था। यही वो दौर था जब दो महान व्यक्तित्व, हैदर अली और टीपू सुल्तान, इतिहास के मंच पर उभरने वाले थे। लेकिन उनकी कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत के उस राजनीतिक तूफान से जिसे समझे बिना मैसूर के उदय को समझ पाना असंभव है। 18वीं सदी की शुरुआत में मैसूर एक मध्यम आकार का हिंदू राज्य था, जिस पर वोडेयार वंश का शासन था। लेकिन समस्याएं थीं। दरबार में आंतरिक षड्यंत्र, कमजोर प्रशासन, आर्थिक संकट, जमींदारों की मनमानी, पड़ोसी राज्यों का दबाव। वोडेयार राजा नाममात्र के शासक थे। वास्तविक सत्ता दलवाइयों यानी सेनापतियों और मंत्रियों के हाथ में चली गई थी। ऐसे माहौल में राज्य को एक मजबूत, निर्णायक नेतृत्व की जरूरत थी, और यही खाली जगह आगे चलकर भरेंगे हैदर अली। लेकिन अभी वे मंच पर नहीं आते। पहले समझते हैं कि दक्षिण भारत में कौन कौन सी शक्तियां टकरा रही थीं। ये वो समय था जब मराठा साम्राज्य अपने चरम पर था। साहू महाराज, पेशवा बाजीराव और बाद में बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठे पूरे भारत में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे थे। दक्षिण भारत में मराठों की महत्वाकांक्षा, मैसूर पर दबाव बनाना, कर वसूलना, कर्नाटक क्षेत्र में अपनी सत्ता स्थापित करना, ब्रिटिश फ्रांसीसी संघर्ष में अवसर ढूंढना। मराठा सेना शक्तिशाली थी, तेज थी और उनके घुड़सवार दल पूरे दक्षिण में भय का कारण थे। मैसूर इन मराठों से लगातार संघर्ष करता रहा। कई बार मराठों ने मैसूर से भारी कर वसूला और सैन्य दबाव बनाया। हैदर अली के उभार से पहले मैसूर मराठों के सामने टिक नहीं पाता था। लेकिन ये कहानी आगे आएगी। दक्कन का सबसे बड़ा मुस्लिम राज्य था हैदराबाद का निजाम। निजाम का लक्ष्य भी वही था जो मराठों का था, दक्षिण भारत में अपना प्रभुत्व, मैसूर को कमजोर रखना, कर्नाटक और तिरुचिरापल्ली के इलाकों पर नियंत्रण। लेकिन असली दिलचस्प बात यह है कि मराठा और निजाम कभी दोस्त नहीं थे, लेकिन कभी कभी एक दूसरे से मिलकर मैसूर को दबाते थे और कभी साथ मिलकर अंग्रेजों को रोकते थे। तीन शक्तियां एक दूसरे की चालें काट रही थीं, मराठा निजाम मैसूर, और चौथी शक्ति धीरे धीरे भारत में अपनी जड़ें जमा रही थी। 18वीं सदी का भारत सिर्फ भारतीय शक्तियों का मैदान नहीं था, ये एक नए प्रकार की लड़ाई का भाग बन चुका था, यूरोपीय साम्राज्यवाद की शुरुआत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल और मद्रास में मजबूत हो रही थी। उनकी रणनीति थी राज्यों को आपस में लड़वाओ और फायदा उठाओ। फ्रांसीसी दक्षिण में अपना नियंत्रण बढ़ाना चाहते थे, खासकर पांडिचेरी, कराईकल। आंध्र और कर्नाटक में राजनीतिक प्रभाव ब्रिटिश और फ्रांसीसी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। उनकी लड़ाई ने दक्षिण भारत को युद्ध का मैदान बना दिया। इसी दौर में फ्रांसीसी सैन्य तकनीक, आधुनिक हथियार और प्रशिक्षित अफसर हैदर अली और बाद में टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी ताकत बने। यूरोपीय संघर्ष ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। अब लड़ाई सिर्फ राजा बनाम राजा की नहीं रही, ये हो गई भारतीय शक्तियां बनाम यूरोपीय साम्राज्य। जब आप दक्षिण भारत की इस उलझी हुई राजनीतिक स्थिति को समझ लेते हैं, तो समझ आता है कि एक साधारण सैनिक परिवार का व्यक्ति हैदर अली कैसे इस अव्यवस्था में उभरकर मैसूर की सत्ता अपने हाथों में ले सका। उनके उभरने की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि उस समय की राजनीतिक अराजकता का नतीजा थी। मैसूर के पहाड़ी इलाकों में फैली सुबह की हल्की धूप, कहीं दूर से आती बाजार की आवाजें, ऊंटों की घंटियां, सैनिकों की पुकार और एक छोटे से गांव में एक बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़कर चल रहा है, जिसका नाम आने वाले समय में पूरे दक्षिण भारत का इतिहास बदल देगा। उसका नाम था हैदर अली।
हैदर अली का जन्म लगभग 1720 में कर्नाटक के कोलार जिले के बुदकोटा क्षेत्र में हुआ। उनका परिवार पारंपरिक सैनिक परिवार था, अर्थात युद्ध कौशल, तलवार चलाना, घुड़सवारी, ये सभी रोजमर्रा की चीजें थीं। पिता फतेह मोहम्मद एक प्रतिष्ठित सैनिक और छोटी जागीर के प्रभारी। कहते हैं कि फतेह मोहम्मद अपने घोड़े पर ऐसे बैठते थे जैसे घोड़ा और सवार एक ही शरीर हों। उनकी वीरता की कहानियां घर के हर बच्चे ने सुनी थीं। माँ, एक दृढ़ सोची हुई महिला जो हैदर के मन में साहस, धैर्य और आत्मविश्वास भरती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति न बहुत अमीर न गरीब, लेकिन सम्मानित और प्रभावशाली। हैदर का बचपन पढ़ाई का औपचारिक मौका, कम व्यावहारिक शिक्षा ज्यादा। आसपास सैनिकों की आवाजाही, घर में हथियारों की चर्चा, घुड़सवारी, बंदूक, तलवार, सबका अनुभव बचपन से हैदर। किताबें कम पढ़ते थे, लेकिन लोगों को पढ़ने में महारत रखते थे। एक बात हमेशा कही जाती है, हैदर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये आधा सच है। वे औपचारिक शिक्षा में कमजोर थे, लेकिन समझ और चतुराई में बेहद तेज। फौजी रणनीतियां, घोड़े और हथियारों की पहचान, इलाके की भौगोलिक समझ, लोगों के व्यवहार को पढ़ना, दुश्मन की चाल समझने की क्षमता, ये सब हैदर ने किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी से सीखा। वे अक्सर अपने पिता के साथ सैनिक छावनियों में जाते और चुपचाप अफसरों की बातें सुनते रहते। उनका दिमाग उन्हें हर छोटी बड़ी रणनीति याद करा देता। उनकी यही गुण आगे चलकर उन्हें दुश्मनों का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनाते हैं। हैदर अली ने बचपन से ही तय कर लिया था कि उन्हें वही करना है जो उनके पिता करते हैं, सैनिक बनना। लेकिन उस समय सेना में प्रवेश सरल नहीं था। राजनीतिक समूह, जाति समूह, सरदार और जागीरदार, सबका प्रभाव चलता था। फिर भी हैदर अली का व्यक्तित्व अलग था। कदकाठी मजबूत, बोलने से पहले सोचने की आदत, तेज नजर बहादुरी और सबसे महत्वपूर्ण, स्थिति को पल भर में भांप लेने की क्षमता। 16 से 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक छोटी सैन्य टुकड़ी में प्रवेश किया। ये उनके जीवन का पहला मोड़ था। वे सेना में बहुत जल्दी पहचान बनाने लगे। हथियारों का ज्ञान, पहाड़ियों और जंगलों में तेजी से काम करना, कमांडरों के आदेश तुरंत समझना और सबसे बढ़कर खतरे की स्थिति में भी संतुलन बनाए रखना। उनकी ये विशेषताएं उन्हें सामान्य सिपाहियों से अलग करती थीं। कहते हैं, पहला युद्ध किसी भी सैनिक की असली परीक्षा होता है। हैदर अली की परीक्षा भी जल्दी ही आ गई। मैसूर की पूर्वी सीमा पर डाकुओं व विद्रोहियों का हमला। हैदर एक छोटी टुकड़ी में भेजे गए। वो सिर्फ एक साधारण सिपाही थे, लेकिन युद्ध के मैदान में उनका व्यवहार असाधारण था। एक घना जंगल, सामने विद्रोही छिपे हुए, चारों ओर सन्नाटा। कमांडर आदेश देने में हिचक रहे थे। हैदर ने आगे बढ़कर कहा, सर, अगर हम दाईं रिज पकड़ लें तो वे नीचे फंस जाएंगे, हिल भी नहीं पाएंगे। कमांडर चौंक गया। एक साधारण सिपाही, इतनी सटीक बात। योजना लागू की गई, हमला हुआ और विद्रोही थोड़े ही समय में पकड़ लिए गए। यही वो दिन था जब अफसरों को एहसास हुआ कि ये लड़का सामान्य नहीं है। अगले कुछ वर्षों में हैदर कई अभियानों में शामिल हुए। सीमा विवाद, विद्रोह दमन, छोटे राजा रजवाड़ों की लड़ाइयाँ मराठों से, रक्षा नायकों का सहयोग। हर युद्ध में उनका दिमाग एक त्वरित कंप्यूटर की तरह काम करता था। जैसे एक बार दुश्मन पहाड़ी पर छिपा था, अफसर ऊपर हमला करने की सोच रहे थे। हैदर ने कहा, ऊपर हमला करना बेवकूफ़ी है। दुश्मन नीचे आए बिना हथियार नहीं चला सकता। हम उसकी जलधारा बंद कर दें, 2 दिन में वो खुद उतर आएगा। ऐसी समझ एक नौजवान में बहुत कम देखने को मिलती है। हैदर अली का सबसे बड़ा गुण था नेतृत्व बिना ईगो के। वे सिपाहियों से उसी भाषा में बात करते थे जिसे वे समझ सकें। डांट कम, प्रोत्साहन ज्यादा देते थे। उनकी विशेषताएं, जीत पर घमंड नहीं, हार पर घबराहट नहीं, सामने वाले को सम्मान, निर्णय लेने की क्षमता, संकट में शांत रहना, हर सैनिक को अपने परिवार जैसा मानना। इसलिए जब भी सैन्य टुकड़ी बनती, सिपाही खुद कहते, हमें हैदर के साथ भेजो। एक सैनिक के लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं। लगातार बहादुरी और असाधारण बुद्धिमत्ता के कारण हैदर की पदोन्नति होती गई। साधारण सिपाही, फिर नायक, फिर छोटी टुकड़ी के प्रमुख, फिर सैन्य रणनीतिक सलाहकार और अंत में मैसूर की राजनीति के केंद्र में पहुंचने की शुरुआत। हैदर अली का प्रारंभिक जीवन हमें एक बात समझाता है कि महानता जन्म से नहीं आती, बल्कि परिस्थितियों को समझने, उनसे सीखने और हर मौके को अवसर में बदलने वाले ही इतिहास में अमर होते हैं। एक अनपढ़ सैनिक
धीरे धीरे दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बन रहा था। लेकिन अभी कहानी शुरू ही हुई है। सन 1740 से 1760 के बीच का दक्षिण भारत। राजनीति एक शांत झील नहीं थी, बल्कि एक खौलता हुआ समुद्र, जिसमें हर लहर अपने साथ एक नई चुनौती लेकर आती थी। मैसूर राज्य के भीतर राजा कमजोर, मंत्री आपस में लड़ते हुए, सेनापति एक दूसरे की पैर खींचते हुए और बाहरी शक्तियां मराठा, निजाम, ब्रिटिश हर पल दबाव बनाती हुई। इसी उथल पुथल के बीच एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा, हैदर अली। लेकिन ये उभार सीधा और आसान नहीं था। इसके पीछे था षड्यंत्रों से भरा दरबार, राजनीतिक खामियां और हैदर की अद्भुत बुद्धिमानी। 18वीं सदी का मैसूर बाहरी दुश्मनों से ज्यादा आंतरिक गुटबाजी से परेशान था। समस्याएं: वोडेयार राजा केवल नाम भर के शासक, असली सत्ता दलवाई, सेना प्रमुख और सरदारों के हाथों में राजकोष, खाली किसानों में असंतोष, सैन्य वेतन में देरी, सरदारों की निजी सेनाएं। राजा कृष्णराज वोडेयार द्वितीय का शासन कमजोर था। उनके आसपास बैठे अधिकांश सलाहकार सत्ता के भूखे, अपने हित साधने वाले लोग थे। दरबार उतना ही सुंदर था जितना अंदर से सड़ा हुआ। राजा के हॉल में जब संगीत बजता था तो पीछे राजनीति की तलवारें टकराती थीं। मैसूर का दरबार उस समय एक शतरंज की बिसात था। हर मोहरा अपनी चाल चलता था। दरबार में प्रमुख गुट दलवाई, सेना प्रमुख, गुट सरदार और जमींदार गुट, दरबारी मंत्रियों का गुट, वोडेयार वंश का छोटा गुट। हर गुट का लक्ष्य राजा पर कब्जा, सत्ता पर नियंत्रण और धन को अपनी तरफ मोड़ना। दुश्मन बाहर नहीं थे, दुश्मन खुद दरबार में बैठे थे। कुछ लोग हैदर से डरते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि ये युवा सैनिक असाधारण रणनीतिक दिमाग रखता है। इसलिए वे उसे दबाने की कोशिश करते, छोटी पोस्ट देते, कभी कभी षड्यंत्र कर नौकरियों से हटाने का प्रयास करते। लेकिन हैदर एक चाल में नहीं चलते थे, वे हर कदम सोच कर रखते थे। हैदर अली के उभार की कहानी एक झटके में नहीं, बल्कि धीरे धीरे और योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ती है। पहला मोड़: आर्थिक संकट और हैदर की भूमिका। मैसूर पर मराठों ने भारी कर लगाया था, राजकोष खाली था, राजा परेशान, और ऐसे में किसी को जरूरत थी जो कम खर्च में तेजी से सेना मजबूत कर सके। हैदर ने कहा, अगर मुझे स्वतंत्र सैन्य कमान दी जाए तो मैं अपने खर्च पर भी कुछ समय सेना चलाने को तैयार हूं। ये प्रस्ताव किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक युवा कमांडर जिसके पास ना कोई बड़ी जमीन थी, ना कोई कुलीन पद, फिर भी इतना साहस। राजा प्रभावित हुए। हैदर को एक छोटा क्षेत्र और एक टुकड़ी दी गई। यही टुकड़ी आगे चलकर मैसूर की सबसे मजबूत सेना बनी। दूसरा मोड़: विद्रोह दमन में सफलता। मैसूर के उत्तरी हिस्से में विद्रोह शुरू हुआ। मंत्री और सरदार इस समस्या को हल नहीं कर पा रहे थे। हैदर को भेजा गया। उन्होंने 2 हफ्ते में पूरी रणनीति बदल कर रख दी। घुड़सवार सेना को अलग रखा, पैदल सेना से पहाड़ी इलाकों को घेरा, विद्रोहियों की आपूर्ति रोक दी और बिना बड़े युद्ध के पूरे विद्रोह को शांत कर दिया। दरबार दंग रह गया। हैदर को अब नजरअंदाज करना असंभव था। तीसरा मोड़: फ्रांसीसी तकनीक का उपयोग। उस समय भारत में यूरोपीय तकनीक का दौर शुरू हो चुका था। फ्रांसीसी अधिकारी दक्षिण में सक्रिय थे। हैदर ने उनसे सीखा। तोपों का उपयोग, बंदूकों की गुणवत्ता, आधुनिक किलेबंदी, यूरोपीय सेना की संरचना। ये सीख मैसूर में सिर्फ हैदर के पास थी। वे धीरे धीरे एक आधुनिक सैन्य नेता के रूप में उभरने लगे। हैदर अली ने सत्ता लेने की योजना जल्दीबाजी में नहीं बनाई। उनकी रणनीति 4 स्तंभों पर खड़ी थी। स्तंभ 1: सिपाहियों का दिल जीतना। हैदर ने अपनी सेना को सबसे पहले भरोसा दिया। नियमित वेतन, अच्छा खाना, घायलों की मदद, युद्ध में साहस दिखाने पर इनाम और सबसे महत्वपूर्ण, हर सैनिक मेरे परिवार जैसा है। इससे सेना हैदर के लिए जान देने को तैयार रहती थी। स्तंभ 2: जनता से समर्थन। हैदर की टुकड़ी जहां जाती वहां जनता उन्हें सलाम करती, क्योंकि लूटपाट नहीं, किसानों की सुरक्षा, व्यापारियों की रक्षा, छोटे गांवों में पानी और अनाज की व्यवस्था। लोगों के बीच हैदर की छवि रक्षक जैसी बनने लगी। स्तंभ 3: दरबार पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण। हैदर ने सीधे राजा को चुनौती नहीं दी। उन्होंने समझा कि दुश्मन का ध्यान कभी मत खींचो, धीरे धीरे उसकी नींव हिला दो। वे दरबार के झगड़ों से दूर रहते, लेकिन जब भी दरबार में संकट आता, हैदर समस्या हल करके राजा का भरोसा बढ़ा देते।
हर संकट के साथ उनका प्रभाव बढ़ता गया। स्तंभ 4, दुश्मनों को हराना, राज्य को बचाना। मराठों ने मैसूर पर भारी कर लगाया था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि मराठों का मुकाबला करे। हैदर ने कहा, अगर हम साहस नहीं दिखाएंगे तो ये राज्य एक दिन खत्म हो जाएगा। उन्होंने मराठों से लड़ाई की, उन्हें कई जगह हराया और उनकी मांगें कम करा दी। राजा और जनता दोनों हैदर के कर्जदार हो गए। जब हैदर का प्रभाव इतना बढ़ गया कि उनके आदेशों के बिना सेना हिल तक नहीं सकती थी, दरबार के सरदार समझ गए कि असली शक्ति अब हैदर के पास है। लेकिन हैदर ने राजा का पद नहीं छीना। उन्होंने वोडेयार वंश को बनाए रखा, क्योंकि इससे जनता और सरदार उनके खिलाफ नहीं हुए। उनका लक्ष्य सत्ता था, लेकिन तरीका सीधा संघर्ष नहीं बल्कि चतुराई। एक साधारण सैनिक अब मैसूर की राजनीति का केंद्र बन चुका था। दरबार की षड्यंत्रों भरी दुनिया में हैदर ने अपने विवेक, धैर्य और सैन्य प्रतिभा से एक एक सीढ़ी चढ़कर सत्ता के द्वार पर पहुंच चुका था। रात का अंधेरा मैसूर के किले पर धीरे धीरे उतर रहा था। महल की ऊंची दीवारों के बीच फैली शांति को केवल मशालों की धीमी धीमी लौ काट रही थी, और उसी महल के भीतर सिंहासन कक्ष में एक नई शक्ति अपनी जड़ें जमा रही थी। हैदर अली, जो अब मैसूर का वास्तविक नेता बन चुका था। हैदर अली ने जब सत्ता संभाली तो वो किसी राजा या नवाब की तरह तख्त पर बैठकर आराम नहीं करता था। वो एक सैनिक था, एक ऐसा सैनिक जिसने गरीबी, अपमान और संघर्ष से निकलकर तलवार की धार पर अपनी पहचान बनाई थी। एक सुबह हैदर अली अपनी विशाल सेना के प्रशिक्षण मैदान में खड़ा था। घोड़े दहाड़ रहे थे, सैनिक तलवारें भिड़ा रहे थे और फ्रांसीसी प्रशिक्षक ऊंची आवाज में आदेश दे रहे थे। फ्रांसीसी अधिकारी बोलेट ने हैदर से कहा, योर हाइनेस, अगर आपकी फौज को यूरोपीय ताकतों का सामना करना है तो उसे यूरोपीय ढंग से लड़ना सीखना होगा। हैदर मुस्कुराया, तो फिर उन्हें ऐसा बनाओ कि अंग्रेज भी देखकर कांप उठें। और यहीं से शुरू हुआ उस दक्षिणी राज्य में इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य परिवर्तन, पैदल सेना का आधुनिकीकरण। हैदर ने अपने सैनिकों को यूरोपीय शैली की बंदूकें, गोलाबारी तकनीक और अनुशासित मार्च ड्रिल सिखाई। उनकी सेना अब किसी छोटे भारतीय राज्य की सेना जैसी नहीं दिखती थी। वो एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न मिलिट्री मशीन बन चुकी थी। घुड़सवार सेना को मजबूत करना घोड़े हैदर का विशेष प्रेम थे। सुबह सुबह वो खुद घोड़ों को परखता था। ताकत, गति, सहनशीलता, कोई भी कमी उसे स्वीकार नहीं थी। तोपखाना, फ्रांसीसी तकनीक की शक्ति। फ्रांसीसियों से मिली तकनीक की मदद से हैदर ने एक ऐसा तोपखाना तैयार कराया जो दक्षिण भारत में बेजोड़ था। यूरोपीय पैटर्न की तोपें, ट्रेन्ड गनर, तेज तैनाती। लोग कहते थे, हैदर की तोपें चलती नहीं, गरजती हैं। मैसूर के दरबार में फ्रांसीसी इंजीनियरों, कमांडरों और तकनीकी विशेषज्ञों का अलग ही प्रभाव था। एक शाम महल के भीतर एक गोल मेज पर नक्शे फैले थे। फ्रांसीसी अधिकारी रणनीति समझा रहे थे। हैदर ध्यान से हर बात सुन रहा था। उसकी आंखों में एक शिकारी की सतर्कता थी। किसी ने पूछा, महाराज, क्या फ्रांसीसियों पर इतना भरोसा ठीक है? हैदर ने शांत स्वर में कहा, अंग्रेज टिक नहीं पाएंगे अगर हमें विज्ञान और युद्ध का ज्ञान फ्रांसीसियों से मिलता है। ज्ञान का कोई धर्म, कोई राष्ट्र नहीं होता। इस सहयोग ने मैसूर को दक्षिण भारत की सबसे जबरदस्त सैन्य शक्ति में बदल दिया। राजस्व और प्रशासनिक व्यवस्थाएं, एक राज्य को केवल तलवार नहीं, व्यवस्था भी बचाती है। हैदर अली की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो केवल फौजी नेता नहीं था, वो एक प्रशासक भी था। भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण। उसने अमीन, फौजदार और अधिकारी सबको स्पष्ट संदेश दिया, चोरी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर जनता का पैसा लूटा गया तो पद से नहीं, सिर से हाथ जाएगा। उसकी कड़क छवि ने प्रशासन को पहली बार डर और अनुशासन से भर दिया। नई कर व्यवस्था। हैदर ने जमीन को मापा, खेतों की पैदावार का आकलन कराया और एक न्याय संगत लगान प्रणाली लागू की। किसानों को पहली बार लगा कि राज्य उनसे सिर्फ लेता ही नहीं, दे भी सकता है। सड़कें, किले और चौकियां। उसने कई जगहों पर नई सड़कें बनवाईं, किलों का विस्तार किया और सीमाओं पर चौकियां स्थापित कीं। ये सब इसलिए नहीं कि वो शौक से निर्माण कर रहा था, बल्कि इसलिए कि वो जानता था, एक संगठित राज्य ही विदेशी ताकतों से टिक सकता है। किसानों और व्यापारियों के लिए नीतियां। जनता खुश तो राज्य खुश। कहानी यहाँ और दिलचस्प होती है। एक दिन कुछ किसान हैदर के दरबार में आए। उनके कपड़े फटे थे, आंखों में चिंता थी
और हाथ जोड़े हुए थे। सरकार, लगान वसूलने वाले हम पर जुल्म करते हैं, एक वृद्ध किसान ने कहा। हैदर ने तुरंत आदेश दिया, जिसने अत्याचार किया है उसे सामने लाओ। कुछ ही घंटों में अधिकारी पकड़े गए और दंडित किए गए। किसानों की आंखें भर आईं। ऐसा न्याय तो हमने कभी नहीं देखा। हैदर ने कृषि सुधार किए, सिंचाई व्यवस्था पर जोर, बीज और खेती के औजारों की सरकारी सहायता, सूखे की स्थिति में तत्काल राहत, व्यापारियों के लिए सुरक्षित मार्ग और बाजार। धीरे धीरे मैसूर में समृद्धि लौटने लगी। बाजारों में नई रौनक, मसालों और रेशम के व्यापार में जबरदस्त वृद्धि। व्यापारी कहते, हैदर के राज में सड़कें सुरक्षित हैं, टैक्स ठीक है और कारोबार फलता फूलता है। प्रजा की नज़र में हैदर एक कठोर लेकिन न्यायप्रिय शासक। हैदर अली कभी खुद को राजा नहीं कहता था। वो कहता था, मैं केवल मैसूर का सेवक हूँ। लेकिन प्रजा के लिए वो एक रक्षक, सुधारक और साहसी योद्धा था। कई रातें वो भेष बदलकर बाजारों में जाता, लोगों से पूछता, तुम्हें सरकार से क्या शिकायत है? लोग बताते और अगले ही दिन वो सुधार शुरू हो जाता। सरकार चलाना उसके लिए सत्ता का खेल नहीं, जिम्मेदारी थी। महल की बालकनी पर खड़े हैदर अली दूर पहाड़ियों की ओर देख रहे थे। उनके पास फ्रांसीसी बनाए नक्शे, बाजार से आई खुशखबरी और सेना की प्रतिध्वनि थी। लेकिन हवा में एक और गंध थी, युद्ध की। क्योंकि मैसूर और अंग्रेज दोनों जानते थे कि दक्षिण भारत का भविष्य सिर्फ ताकत तय करेगी, और हैदर अली तैयार था हर आने वाली चुनौती के लिए। साल 1767 दक्षिण भारत एक बार फिर उथल-पुथल के दौर में प्रवेश कर रहा था। मैसूर साम्राज्य के ऊपर बादलों की तरह 3 शक्तियां जमा हो रही थीं, पेशवा, निजाम और अंग्रेज। लेकिन इन तीनों के बीच एक नाम ऐसा था जो सबको बेचैन कर रहा था, हैदर अली। दक्षिण भारत की राजनीति तेजी से बदल रही थी। मराठा साम्राज्य अपनी खोई ताकत वापस पाना चाहता था। निजाम हैदर के बढ़ते साम्राज्य से भयभीत था, और अंग्रेज, वही अंग्रेज जो व्यापार के बहाने आए थे, अब अपनी सत्ता की जड़ें जमाना चाहते थे। हैदर अली की सेना आधुनिक थी, वो फ्रांसीसी तकनीक से मजबूत था, और सबसे बड़ी बात, वो अंग्रेज विरोधी था। ब्रिटिश कंपनी के कागजों में लिखा मिला, मैसूर का उभार भारत में हमारी शक्ति को सबसे बड़ा खतरा है। मुख्य कारण, मैसूर द्वारा उत्तरी कर्नाटक पर दावा, अंग्रेजों का, मराठों और निजाम को भड़काना, व्यापारिक मार्गों पर प्रभुत्व। हैदर की आधुनिक सेना से अंग्रेजों की घबराहट, हैदर की बढ़ती लोकप्रियता युद्ध जैसे अनिवार्य था, और बस चिंगारी चाहिए थी। हैदर अली के खिलाफ 3 बड़ी ताकतों का महागठबंधन बना। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अब एक ही लक्ष्य पर थीं, मैसूर को घुटने टेकने पर मजबूर करना। एक रात निजाम के हैदराबाद महल में गुप्त बैठक हुई। मोमबत्ती की पीली रोशनी में 3 परछाइयां बैठीं, निजाम अली खान पेशवा, माधवराव और अंग्रेज प्रतिनिधि। अंग्रेजों ने कहा, अगर हैदर को रोकना है तो अभी, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। मराठों ने सिर हिलाया, वो कर्नाटक में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। निजाम बोला, हैदर की ताकत मेरे राज्य की सीमा तक आ गई है, हम सबको मिलकर उतरना होगा। इस तरह दक्षिण भारत में इतिहास के सबसे जटिल षड्यंत्रों में से एक जन्म लेता है, त्रिपक्षीय गठबंधन। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ तलवार का खिलाड़ी नहीं था, वो रणनीति का उस्ताद था। हैदर अली को जब इस गठबंधन की भनक लगी तो वो आग की तरह भड़क नहीं उठा। वो शांत हुआ, सोचा और बोला, अगर वे 3 हैं तो मैं 300 दिमाग से सोचकर कदम उठाऊंगा। हैदर की 3 स्तरीय रणनीति, तेज और मोबाइल सेना। हैदर की सेना बहुत तेज चलती थी, तोपखाना, घुड़सवार और पैदल सैनिक, सब बिजली की तरह। दुश्मनों को अलग अलग हराना। हैदर ने एक ही समय में तीनों से लड़ने की बजाय उन्हें तोड़कर एक एक कर पराजित करने की योजना बनाई। डर और भ्रम की रणनीति। हैदर ने गलत सूचनाएं फैलाईं कि उसकी सेना इधर है, जबकि वो अचानक दूसरी दिशा में हमला कर देता। एक रात का अद्भुत दृश्य। हैदर अली नक्शे को देखते हुए बोला, पहले मराठों को रोकूंगा, फिर निजाम को, और अंत में अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाऊंगा। ये आत्मविश्वास नहीं, दक्षिण भारत को पढ़ने वाली उसकी तेज नजर थी। पहला मोर्चा, मराठों के विरुद्ध 1767 की शुरुआत। मराठा घुड़सवार सेना तेजी से मैसूर सीमा पर आ घुसी। हैदर ने अपनी प्रसिद्ध रॉकेट टुकड़ियां और तेज घुड़सवार भेज दिए।
आकाश में छूटते अग्निबाणों से मराठा सेना में भगदड़ मच गई। कई घंटे की लड़ाई के बाद मराठे पीछे हटे। पेशवा को पहला झटका लगा। दूसरा मोर्चा। निजाम के विरुद्ध हैदर की अगली चाल इतनी शानदार थी कि वो भारतीय इतिहास के बेस्ट डिप्लोमैटिक मूव्स में गिनी जाती है। सबको लगा कि हैदर निजाम से भिड़ेगा, लेकिन हैदर ने अचानक निजाम से संधि कर ली और निजाम अंग्रेजों को छोड़कर हैदर की ओर आ गया। अंग्रेज दंग रह गए। कुकरापल्ली की लड़ाई में हैदर की घुड़सवारी और तोपखाने ने अंग्रेजों को पीछे धकेल दिया। तीसरा मोर्चा। अंग्रेजों के सीधे खिलाफ। अंग्रेज अब अकेले थे। 1768 से 1769 में मैसूर की फौजें कर्नाटक के मैदानों में अंग्रेजों पर टूट पड़ी। कोलार की लड़ाई में हैदर ने तेजी से हमला किया। अंग्रेजी टुकड़ी पूरी तरह बिखर गई। कई अफसर कैद हुए। हैदर ने अंग्रेजों की सप्लाई लाइन काट दी। खाना पानी, गोला बारूद सब खत्म। ब्रिटिश रिकॉर्ड में लिखा मिला, हैदर हैज ट्रैप्ड अस लाइक अ हंटर ट्रैप्स अ डियर। 1769 में हैदर अली ने बिना किसी को बताए सीधे मद्रास के दरवाजे पर अपनी सेना पहुंचा दी। अंग्रेज अधिकारियों के होश उड़ गए। एक युवा अंग्रेज अफसर ने चौंक कर कहा, ही हैज कम टू आवर कैपिटल विदाउट वार्निंग। अंग्रेजों को एहसास हुआ, अगर हैदर चाहे तो मद्रास जल सकता है। अब अंग्रेजों के पास केवल एक ही रास्ता था, संधि। मद्रास की चटाई से बने एक बड़े कमरे में अंग्रेज अधिकारी कांपते हुए हैदर का इंतजार कर रहे थे। जब हैदर अंदर आया, उसके जूते की आवाज धातु की तरह गूंज उठी। अंग्रेजों ने कहा, वी वॉन्ट पीस। हैदर ने जवाब दिया, शांति तभी होगी जब विश्वास होगा। मद्रास संधि, पीस ऑफ मद्रास। 1769। दोनों पक्ष युद्ध बंद करेंगे। अंग्रेज भविष्य में किसी संकट में हैदर की मदद करेंगे। हैदर के क्षेत्रों को मान्यता मिलेगी। अंग्रेज मैसूर पर हमला नहीं करेंगे। अंग्रेजों के लिए ये अपमान था, हैदर के लिए ऐतिहासिक विजय। संधि के बाद हैदर ने कहा, मैंने ये युद्ध तलवार से नहीं, दिमाग से जीता है। और वाकई, प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली की प्रतिभा जगमगाई। चालाकी, सैन्य शक्ति, कूटनीति सब एक साथ। रात को मद्रास के पास शिविर में हैदर अली अपने घोड़े को खड़ा देख रहा था। दक्षिण भारत की हवा गर्म थी, लेकिन उसकी आंखें शांत थीं। वो जीत चुका था। अंग्रेज उसकी शक्ति का स्वाद चख चुके थे और अब इतिहास बदलने वाला था। लेकिन उसे इस बात का भी अंदाजा था, अंग्रेज कभी अपनी हार नहीं भूलते। वो लौटेंगे और तब संघर्ष और भी बड़ा होगा। साल 1780। दक्षिण भारत के आसमान पर फिर से काले बादल मंडरा रहे थे। पहले मैसूर युद्ध ने अंग्रेजों को हिला दिया था, लेकिन उन्होंने अपनी हार को कभी भुलाया नहीं। अब इतिहास खुद को दोहराने नहीं, और भी भयानक रूप में लेकर आने वाला था, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ हैदर अली का नहीं था। ये युद्ध उस युवा शेर का भी उदय था, जिसका नाम आने वाले दशकों तक अंग्रेजों की नींद उड़ाता रहा, टीपू सुल्तान। मद्रास संधि के बावजूद अंग्रेजों ने हैदर से किया गया वादा तोड़ दिया। असली कारण थे, अंग्रेज मराठों की मदद कर रहे थे। उन्होंने फ्रांसीसियों से मैसूर के व्यापारिक संबंध तोड़ने का प्रयास किया। मद्रास में अंग्रेज फौज लगातार बढ़ रही थी। अंग्रेज मैसूर के इलाकों में जासूस भेज रहे थे। मैसूर और अंग्रेजों के बीच तनाव उबलता जा रहा था। एक शाम मैसूर महल में उच्च स्तरीय बैठक हुई। सैनिक अधिकारी, फ्रांसीसी विशेषज्ञ और हैदर के सलाहकार इकट्ठा हुए। हैदर अली ने कड़क आवाज में कहा, वे संधि की भाषा भूल चुके हैं, अब हम तलवार की भाषा में जवाब देंगे। और इसी वाक्य से द्वितीय मैसूर युद्ध का अध्याय खुलता है। अंग्रेजों ने सोचा वे पहले हमला करेंगे, लेकिन हैदर अली ने बिजली की गति से चाल चली। 1780 में हैदर अली ने 60,000 सैनिकों की विशाल सेना के साथ कर्नाटक के मैदानों पर धावा बोल दिया। अगस्त की सुबह आकाश लाल था, घोड़ों की टापें गूंज रही थीं। हैदर की सेना इतनी विशाल थी कि ब्रिटिश रिकॉर्ड लिखता है, द ग्राउंड ट्रेम्बल्ड एज हैदर मार्च्ड। पोर्टो नोवो, कांचीपुरम और वेल्लूर के पास अंग्रेजी चौकियां ध्वस्त होने लगीं। हैदर की सेना एक बवंडर की तरह बढ़ रही थी। 1780 की सबसे प्रसिद्ध लड़ाई, सोलन वंडन, पोलीलूर की लड़ाई, जहां अंग्रेजों को ऐसा पराजय मिली जिसकी मिसाल पूरे भारत में नहीं मिलती। कर्नल बेली की टुकड़ी मद्रास से जा रही थी, पर उसे रास्तों में हैदर के घुड़सवारों ने रोक लिया। धूल उड़ रही थी, तोपें गरज रही थीं। हैदर की तरफ से मैसूर रॉकेट कोर अप्रत्याशित तेजी से आग उगल रही थी। अंग्रेज हैरान थे, ये कैसी तकनीक है?
आकाश में उड़ती हुई, मचलती हुई, सीटी बजाती घातक आग। कर्नल बेली को चोट लगी। सैनिकों की पंक्तियां टूटने लगी। गोलियां खत्म, बारूद खत्म, प्यास से सैनिक बेहाल। अंततः कर्नल बेली ने समर्पण कर दिया। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान ने कर्नल बेली की तलवार अपने युद्ध तंबू में टांग दी थी, एक याद के रूप में कि अंग्रेजों की भी हार होती है। ये विजय अंग्रेजों के लिए अपमान थी और मैसूर के लिए गर्व का तूफान। अंग्रेजों ने अपनी सेना का नेतृत्व सर आयर कूट को सौंपा, एक बूढ़ा लेकिन बेहद अनुभवी जनरल। कूट ने कहा, मैं हैदर को उसकी शक्ति का भ्रम तोड़ दूंगा। लेकिन युद्ध आसान नहीं था। कूट बनाम हैदर, 3 बड़ी लड़ाइयां, पोर्टो नोवो पुल्लूर, शोलिंगन नल्लूर। इन लड़ाइयों में दोनों पक्षों ने भारी नुकसान झेला। कूट की प्रतिभा और अनुभव हैदर को रोकते थे, लेकिन उसकी सेना भी टूटने लगी थी। ये युद्ध किसी एक की नहीं, दोनों की थकावट का युद्ध था। द्वितीय मैसूर युद्ध का सबसे चमकता सितारा टीपू, तब उसकी उम्र लगभग 29 से 30 वर्ष थी। युवावस्था, ऊर्जा, तेज दिमाग और फ्रांसीसी सैन्य तकनीक की गहरी समझ। टीपू जिन लड़ाइयों में उतरा, अंग्रेजों के लिए वो टाइगर ऑफ मैसूर बन गया। टीपू की खास रणनीतियां तेजी से हमला और तेजी से पीछे हटना, दुश्मन की सप्लाई काटना, मैसूर रॉकेट्स का जबरदस्त उपयोग, रात में घुड़सवारी के गुप्त अभियान। एक रात टीपू अपने सैनिकों से बोला, अंग्रेज हाथी की तरह हैं, बड़े हैं, भारी हैं, लेकिन काटोगे तो खून हमारा जैसा ही निकलेगा। यही सोच उसे महान बना रही थी। हैदर अली अपने बेटे की प्रगति देखकर खुश था। अक्सर कहता, टीपू मेरा हाथ नहीं, मेरी तलवार है। लेकिन समय एक और कहानी लिख चुका था। 1781 के अंत तक हैदर की सेहत बिगड़ने लगी। युद्ध की थकावट, उम्र और लगातार जिम्मेदारी, सब ने उसे कमजोर कर दिया। मैदाने जंग में भी वो कभी कभी खांसता, आंखें बंद करता और फिर खुद को संभाल लेता। टीपू कई बार कहता, अब आराम करिए अब्बा हुजूर। लेकिन हैदर जवाब देता, आराम राजा करते हैं, मैं मैसूर का पहरेदार हूँ। धीरे धीरे बीमारी बढ़ती गई। जनरल, अधिकारी, सैनिक सब समझने लगे कि दक्षिण भारत का ये महान शेर कमजोर हो रहा है। सर्दियों की सुबह थी, शिविर शांत था, आकाश में हल्की धुंध थी। हैदर अली के तंबू के बाहर मैसूर की सेना सन्नाटे में खड़ी थी। अंदर हैदर अली लेटा हुआ था, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखें अभी भी दृढ़ थीं। टीपू उसके पास बैठा था। हैदर ने धीरे से कहा, टीपू, अंग्रेजों को भारत से निकालो। अगर वे जड़ पकड़ लें तो ये देश गुलाम हो जाएगा। टीपू की आंखें भर आईं। हैदर ने उसका हाथ पकड़ा, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैसूर को मत झुकने देना। और उसी शाम 7 दिसंबर 1782 भारत का महान सेनापति, रणनीति का जादूगर और अंग्रेजों का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी हैदर अली चल बसा। सेना ने रोते हुए कहा, हमने अपने संरक्षक को खो दिया। टीपू ने अपने पिता की चादर सिर पर रखी और बाहर निकलकर बोला, अब मैं मैसूर का सेवक हूँ। दक्षिण भारत की धरती उस दिन सचमुच अनाथ हो गई थी। हैदर की मौत से अंग्रेज खुश नहीं थे, वे भयभीत थे, क्योंकि अब मैसूर का नेतृत्व उस युवा शेर के हाथ में आ गया था जिसका इरादा लोहे जैसा था, टीपू सुल्तान। द्वितीय मैसूर युद्ध चलता रहा, लेकिन अब इसकी कहानी नए अध्याय में बदल चुकी थी। टीपू बनाम ब्रिटिश साम्राज्य, और यही तीसरे मैसूर युद्ध की शुरुआत है। 3 गुना ज्यादा आग, 3 गुना ज्यादा संघर्ष और 3 गुना ज्यादा इतिहास। दोस्तों, इस तरह हम पहुंचे हैं हैदर अली के अद्भुत जीवन के पहले भाग के अंत तक। हैदर अली ने न केवल मैसूर के दरबार को मजबूत किया, बल्कि ब्रिटिश, मराठा और निजाम जैसी शक्तियों के सामने अपनी बुद्धिमत्ता और सैन्य कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया। उनकी रणनीति, प्रशासनिक सुधार और साहस दक्षिण भारत के इतिहास में हमेशा याद किए जाएंगे। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। हैदर अली के बाद आया उनका बेटा और उत्तराधिकारी, जिसने पिता के सपनों और संघर्ष को आगे बढ़ाया।